नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानने का प्रयास करते हैं इतिहास की उत्तर आधुनिकतावादी आलोचनाएं। अगर आप एमए द्वितीय सेमेस्टर में हैं तो उसके इतिहास लेखन के सिलेबस में आपको यह विषय देखने को मिलेगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर आधुनिकवादी क्या है और फिर उत्तर आधुनिकतावादी के प्रमुख आलोचनाएं किस प्रकार की गई है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं रखता है कि इतिहास की उत्तर आधुनिकतावादी आलोचनाएं बताइए। इसलिए इसका विश्लेषण करना, इसे समझना और समझाना हमारा काम है। आइए समझते हैं और आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। इतिहास में उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना का उद्भव 20वीं शताब्दी के चतुर्थार्ध से माना जाता है। फ्रांस के माइकल फूको, लियोतोर, देरिडा एवं ब्रादिल इत्यादि विद्वानों को उत्तर आधुनिकता के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रणेता के रूप में समझा गया है। ज्यों एक लियोतोर ने 1984 ईस्वी में द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावादी के प्रमुख बिंदु पद को कलाओं में सामाजिक सिद्धांत, ज्ञानशास्त्र और तकनीकी विज्ञानों की ओर ले जाते हुए समकालीन फ्रांसीसी चिंतन की परस्पर आच्छादित प्रवृत्तियों को विशिष्ट नाम दिया। इतिहास के उत्तर आधुनिक उपागम में तार्किकता, ज्ञानोदय, आधुनिकता, पाठ्यता एवं साम्यवाद इत्यादि के बारे में व्यापक सामान्यीकरण प्रवृत्ति दिखाई देती है एवं ये तार्किक समालोचन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आधुनिकता को पूर्ण आधुनिकता की समस्याओं के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करती है। यह सावंतवादियों, स्वदेशवादियों, दक्षिणपंथी परिवर्तनकामियों और वैज्ञानिक अतार्किक के लिए उत्तर आधुनिकता का आकर्षण है। कुल मिलाकर जो उत्तर आधुनिकतावादी है, ये भी एनल्स परंपरा हो या फिर सावंतन परंपरा हो, स्वदेशीवादी हो या फिर दक्षिणपंथी हो, उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रेरित होते हैं, क्योंकि इनके इतिहास लेखन में तार्किक बातें होती है, फैक्चुअल बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्ञान संबंधी बातों पर, मॉडर्नलाइजेशन पर और ऐसी जानकारी जो साम्यवाद से प्रभावित हो और पढ़ने में रुचिकर हो, इस प्रकार की जानकारी ये प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता की आलोचना का प्रारंभ कहाँ से होता है। आलोचना उत्तर आधुनिकतावादी इतिहास की आलोचना को एनल्स परंपरा की भांति ही पूर्व से प्रचलित किसी भी अवधारणा एवं सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके द्वारा मार्क्सवाद की कभी आतंकवादी, कभी अधिनायकवाद के रूप में, कभी आधुनिकता के पुराने फर्नीचर के रूप में अधिक निंदा की गई है। यहाँ पर ये किसी भी सिद्धांत को सीधे तौर पर नहीं अपनाते हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद, उसका तार्किक अध्ययन करने के बाद ही उसे अपनाते हैं। फूको 1790 से 1930 ईस्वी के बीच के युग को आधुनिक युग मानते हैं। यहाँ पर फूको नामक एक इतिहासकार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये खुद फूके हुए थे, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में एड्स हो गया था, इसलिए आप इन्हें और अच्छे से याद कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी में फूको का बहुत योगदान है, क्योंकि इन्होंने ही आधुनिकतावादी को पूरी तरह से फूका है। दोस्तों, दूसरा बिंदु देखते हैं, उत्तर आधुनिक आलोचना का मूल्य। 1950 और 1960 के दशक का संयुक्त राज्य अमेरिका प्रगतिशीलता के चरम के साथ उत्तर आधुनिक दौर का प्रमुख प्रतिनिधि था। तर्क यह था कि औद्योगिक सरबराह अतीत की वस्तु हो जाने से अब मार्क्सवाद अप्रासंगिक हो गया है। फ्रांस में अपने उत्तर आधुनिक उत्तराधिकारियों से भिन्न लियोतोर, फूको आदि अधिकांश विश्लेषकों ने ज्ञानोदय के मूल्यों को स्वीकारा। इन मूल्यों के संकट और अंत को एक त्रासदी माना और कम से कम उनमें से कुछ ने उन मूल्यों को पुनर्जन्म की आशा रखी। यहाँ पर फूको कहते हैं कि 1790 से 1930 तक का जो युग है वह आधुनिक युग है, वहीं 1930 के बाद का युग उत्तर आधुनिक युग है। यानी कि 1930 के बाद से ही जब अमेरिका ने अपने आप को उत्तर आधुनिकता के दौर पर लाया, तो वह पहला देश था जिसने अपने आप को डेवलप्ड
बनाया और इसी समय फ्रांस भी उत्तर आधुनिकता के दौर में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं, उत्तर आधुनिकता की आलोचना पर फूको के विचार। आइए जानते हैं कि उत्तर आधुनिकता की आलोचना पर फूको क्या कहते हैं। पामेला मेजर पोर्टजेल के अनुसार फूको इतिहास को एक नवीन विज्ञान के रूप में देखते थे। यहाँ पर आपको इनका नाम याद रखना होगा। पामेला मेजर पोर्टजेल के अनुसार फूको इतिहास को एक नवीन विज्ञान के रूप में देखते थे, जिसका प्रमुख आधार पश्चिमी संस्कृति का अन्वेषण था। वे सॉसर्स के सिद्धांतों, आधुनिक भौतिकी एवं आइंस्टीन के सापेक्षतावादी सिद्धांतों से प्रभावित थे। इस प्रकार विज्ञान इतिहास की फ्रांसीसी परंपरा से उन्होंने अपने प्रारंभिक जुड़ाव के चलते ज्ञानशास्त्र में अपनी विशेष रुचि का विकास किया, लेकिन पुनः उस परंपरा के अन्य लोगों से भिन्न उन्होंने भौतिक विज्ञान के स्थान पर मानव विज्ञान के ज्ञानशास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने भौतिक विज्ञान के स्थान पर ज्ञान शास्त्र को महत्व दिया और इस ज्ञान शास्त्र ने इतिहास की इस नई परंपरा को जन्म दिया। अपने इसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियों में से द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेज 1966 एवं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 का सृजन किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति हिस्ट्री डी ला कॉलिक 1961 थी, जिससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इन किताबों के नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्हें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाए। चौथा बिंदु आता है फूको के ऐतिहासिक शोध का विभाजन। फूको ने जो ऐतिहासिक शोध किया उत्तर आधुनिकता की आलोचना पर या फिर उत्तर आधुनिकता पर, इसके विभाजन के बारे में जानते हैं। फूको के कृतित्व के आधार पर उसके ऐतिहासिक शोध को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। प्रथम दौर के पुरातात्विक दौर, द्वितीय दौर को वंशावली विज्ञान एवं तृतीय दौर को सौ की पहचान यानी कि सेल्फ में देखा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सिद्धांत एवं अवधारणा पर उत्तर आधुनिक आलोचकों के मत। इस सिद्धांत पर उत्तर आधुनिक जो इतिहासकार हैं वे क्या कहते हैं। फूको जॉर्जेस कांगिलेम की विज्ञान के इतिहास में प्रयुक्त इतिहास शास्त्रीय पद्धति को समाज सैद्धांतिक अवधारणाओं के इतिहास में आगे बढ़ता है। कालिंगेम की प्रमुख विशेषता यह थी कि विज्ञान के अन्य इतिहासकारों के विपरीत वह यह मानता था कि अवधारणा पहले अस्तित्व में आती है और तत्पश्चात सिद्धांत, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने से पहले उसका कारण सामने आता है। ठीक इसी तरह से किसी भी सिद्धांत से पहले उसकी अवधारणा अस्तित्व में आती है। फूको इससे भी आगे बढ़कर एक दूसरे से सर्वथा अलग विषयों में प्रयुक्त हुई अवधारणाओं से समानता खोज लेता है। फूको बौद्धिक इतिहास की जड़ों में गहराई के साथ उतरकर यह प्रतिपादित करता है कि किसी एक युग के विभिन्न विषयों, भाषा शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, अर्थशास्त्र आदि की अवधारणाओं में समानता रहती है एवं युग परिवर्तन के साथ सभी विषयों की अवधारणा में भी परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वर्तमान समय में जो चल रहा है, यहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो या फिर भाषा शास्त्र हो, सभी विषय की मूल अवधारणा में कुछ हद तक हमें समानता देखने को मिलेगी। वही आज से 50-100 साल बाद लोगों के विचार बदलने पर, इतिहास लेखन बदलने पर यह अवधारणाएं भी अपने आप को अपडेट कर लेंगी। इसके बाद हम देखते हैं छठवां बिंदु, आधुनिक युग के ज्ञान तंत्र में परिवर्तन। फूको के अनुसार मनुष्य एक और तो स्वयं जगत की वस्तु भी है और दूसरी ओर वह जगत की रचना का अनुभव समर्थ करता भी है। मनुष्य की इस धारणा को फूको आधुनिक युग के ज्ञान तंत्र की उपज मानता है और आधुनिक युग के अंत के साथ यह ज्ञान तंत्र बदल जाएगा और साथ ही मनुष्य की अवधारणा भी तिरोहित हो जाएगी। इस प्रकार कर्ता के विसर्जन की संरचनावादी छाप फूको के सिद्धांत पर
फूको पर स्पष्ट नज़र आती है। सामान्य रूप से एक बार में ये सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकें। 7वां बिंदु आता है ज्ञान और सत्ता की कल्पना पर विचार। डिसिप्लिन एंड पनिश में फूको लिखते हैं, ऐसा कोई भी सत्ता संबंध नहीं है जिसका रिश्ता किसी ज्ञान क्षेत्र की बनावट से ना हो, और ऐसा कोई ज्ञान क्षेत्र नहीं है जो सत्ता संबंधों की पूर्व कल्पना न करता हो और साथ ही उसकी रचना न करता हो। इस प्रकार ज्ञान को सत्ता संबंधों का ही पूर्व रूप बताकर या ज्ञान और सत्ता को एक दूसरे का हम साजिश बनाकर फूको आधुनिकता पर प्रश्न खड़े करते हैं। फूको ज्ञान और सत्ता को एक दूसरे के विपरीत बताते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान और सत्ता दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते हैं। 8वां बिंदु आता है सत्ता के प्रति आधुनिक आलोचनावादियों का मत। सत्ता न केवल व्यक्ति का उत्पादन ही करती है, वरन उसे उसकी तय जगह पर भी बैठाती है। व्यक्ति को सत्ता का प्रमुख प्रभावोत्पाद बताते हुए फूको लिखते हैं, सत्ता का प्रभावोत्पाद होने के साथ ही बल्कि ठीक उसी हद तक जिस हद तक वह सत्ता के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति सत्ता की अभिव्यक्ति का एक घटक है। सत्ता के द्वारा निर्मित व्यक्ति सत्ता का माध्यम या वाहक होता है। लोग या फिर व्यक्ति केवल सत्ता का वाहक या फिर सत्ता का माध्यम होता है, वह उस सत्ता का संचालन करता है। सत्ता अपने आप को बदलती रहती है और जो योग होता है सत्ता उसे बैठाती है। इसके बाद हम 9वां बिंदु देखते हैं, उत्तर आधुनिकवादियों का तीसरा दौर। फूको की मान्यता है कि जहाँ सत्ता है वहाँ प्रतिरोध भी है। जिस तरह घर्षण न हो तो चिकने तल पर गति संभव नहीं है, ठीक उसी तरह प्रतिरोध के अस्तित्व के बिना सत्ता की गति भी असंभव है। अब चूंकि व्यक्ति सत्ता का उत्पाद है तो सत्ता का उत्पाद सत्ता का संबंधों की यह बंद संरचना से बाहर निकलने की छटपटाहट फूको को तीसरे दौर में प्रवेश हेतु बाध्य करती है, और यह दौर फूको द्वारा हिस्ट्री ऑफ सेक्सियोलॉजिस्ट के दूसरे एवं तीसरे खंड द यूज ऑफ प्लेजर तथा द केयर ऑफ द सेल्फ के रूप में सामने आता है। इस तरह से हम देख सकते हैं फूको के तीसरे दौर के बारे में, जहाँ पर फूको कहते हैं कि जहाँ सत्ता होती है वहाँ उसका प्रतिरोध भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं सत्ता एवं कर्ता की संकल्पना पॉइंट 10 में। तृतीय दौर में फूको कहते हैं कि मेरा लक्ष्य उन पद्धतियों का इतिहास लेखन रहा है जिनके द्वारा हमारी संस्कृति में मनुष्यों को कर्ता के रूप में ढाला जाता है। इस तरह सत्ता नहीं बल्कि कर्ता मेरे शोध का विषय रहा है। 100 की तकनीक से फूको का तात्पर्य है वे तकनीक जो व्यक्ति के लिए यह संभव बनाते हैं कि वे अपने खुद के उपायों से अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने विचारों, अपने आचरण पर ऐसी क्रियाएं कर सकें जिनसे वे स्वयं को रूपांतरित कर सके, स्वयं को संशोधित कर सके और पूर्णतः आनंद, शुद्धता, अलौकिक शक्ति की एक तरह की अवस्था प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत यह कहता है कि किस प्रकार से आधुनिकता के बाद में उत्तर आधुनिक आई, और यहाँ पर विचारधारा के बारे में बताया गया है कि जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा है ये सावल्टनवादियों से, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एनल्स परंपरा पढ़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। दोस्तों मैं आपको बुक्स में यह चैप्टर दिखाना चाहूँगा। बस मैं अभी गया और बुक लेकर आया। ये है बुक इतिहास लेखन। इसके ज़रिए मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था। इसके राइटर हैं डॉक्टर एस.एल. वरे, और जो चैप्टर हमने पढ़ा इतिहास लेखन द्वितीय सेमेस्टर में वो था ये हमने अभी पढ़ा है उत्तर आधुनिकवादी। अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर आधुनिकवादी चैप्टर कहाँ पर पढ़ता है। यह है अध्याय 10 इतिहास की उत्तर आधुनिकवादी आलोचनाएं पोस्ट मॉडर्निस्ट का। ये हम देख सकते हैं 243 पेज नंबर पर है।
एक बार यहाँ पर से भी समझा देता हूँ मैं आपको। तो यह है, इसमें कुल मिलाकर जो पूरा सिद्धांत कहता है वह है फूको पर ही। और फूको क्या है इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ पर से देख लीजिए। फूको को उत्तर आधुनिक यूरोपीय दर्शन का एक बीज व्यक्तित्व माना जाता है। वे एक बहुआयामी प्रतिभा संपन्न महान दार्शनिक इतिहासकार थे। उत्तर आधुनिक चिंतन के प्रमुख व्यक्तियों में फूको इस बात में अद्वितीय हैं कि वे इतिहासकार थे। उन्होंने कॉलेज डी फ्रांस के अपने पद पर हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट ऐसा नामकरण आकारण नहीं किया था। फूको का जन्म 1926 में हुआ था एवं मृत्यु एड्स के कारण 1984 में हुई थी। इससे पूर्व वे कॉलेज डी फ्रांस में हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ थॉट के प्रोफेसर थे, परंतु इतिहास की अपेक्षा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें अधिक जाना जाता है। इसके बाद का हमने नोट्स में पढ़ ही चुके हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फूको खुद फूके हुए थे, इसीलिए उन्होंने उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा को फूक दिया। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। ओनली डेड फिश गो विथ द फ्लो। केवल मरी हुई मछलियाँ ही बहाव के साथ बह जाती हैं। आप अपने आप को देखिए, आप जीवित हैं या मृत हैं। वो मत कीजिए जो लोग कर रहे हैं, वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमए द्वितीय सेमेस्टर से जुड़े और भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में एमए द्वितीय सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।